हाँ देखिए, चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इसको रोटेशन नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मेनली हमको किसके बारे में पढ़ना है? रोटेशन के बारे में ही पढ़ना है। 98% इसका जो पोर्शन है उसमें हमको रोटेशन ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी किसको बोला जाता है। तो नाम से ही क्लियर है, रिजिड का मतलब क्या है? समथिंग हार्ड, कड़ा, उसको हम लोग रिजिड बोलेंगे ना। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो कुछ एग्जांपल बताइए रिजिड बॉडी का जो आपके मन में आ रहा है। कुछ भी, हाँ बोलो। साइकिल, चेयर, मतलब जैसे ये चेयर है वो रिजिड बॉडी है। अरे बोलो ना। अच्छा हाँ, जैसे मान लीजिए कोई रुमाल रुमाल रखे हो गया, हैंकी वगैरह है, फेंको फेंको, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये, हाँ ये बताइए रिजिड बॉडी है? ये रिजिड बॉडी कितने लोग बोल रहे हैं कि है? रिजिड बॉडी है ये, तुम बोलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं पूछूंगा कैसे, वो बाद में बताइएगा। कितने लोग बोल रहे हैं कि ना सर ये रिजिड बॉडी नहीं है? काहे कि मतलब इसको अगर किया जाए तो ये इस टाइप से हो जाएगा ना, तो शायद इसलिए आप लोग बोल रहे होंगे कि ये रिजिड बॉडी नहीं है। अरे बोलिए ना। हाँ तो सुनिएगा, रिजिड बॉडी का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि समय के साथ उस बॉडी के किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन ना बढ़ना चाहिए और ना घटना चाहिए, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अरे बोलिए ना, हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जैसे इसके बारे में क्या ख्याल है, ये रिजिड है कि नहीं है? है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने इसका मोशन भी कराया, जैसे मैंने ऊपर फेंका तो ये रोटेट करता हुआ ना ऊपर जा रहा था, फिर रोटेट करता हुआ ही ये नीचे आया था, ये देखिए ऐसे करके गया था, आया था फिर। तो आप बताइए कि क्या इस मोशन के दौरान इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस घटा या बढ़ा था? नहीं। इस पॉइंट और इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इसके दो एंड पॉइंट्स की बात कर लें, तो पहले जो सेपरेशन था रास्ते में भी वही होगा, वापस लौटते समय भी वही होगा। तो हम बोलेंगे कि हाँ सर ये तो है रिजिड बॉडी। लेकिन अगर इस रुमाल की मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर आप चलिए इस वाले पॉइंट को ले लीजिए और इस वाले पॉइंट को ले लीजिए, अभी इनके बीच का सेपरेशन इतना है। क्या लग रहा है अगर मैंने इसको फेंक दिया तो सेपरेशन हर समय उतना ही था क्या? आपको भी लग रहा है कि इसके बीच का सेपरेशन रास्ते में या तो कहीं बढ़ा होगा ना तो कहीं घटा होगा। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन अगर बढ़ या घट रहा है तो वो चीज रिजिड बॉडी नहीं है। लेकिन क्या ये रुमाल कभी भी रिजिड बॉडी की तरह बिहेव नहीं कर सकता है क्या? इसको ले जाके देखिए, मैंने यहाँ टेबल पर ऐसे रख दिया, अब बताइए तो उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या समय के साथ बढ़ या घट रहा है? तो अभी वो रिजिड बॉडी है। मोशन के दौरान रिजिड बॉडी नहीं था, लेकिन अभी वो कैसा है? रिजिड बॉडी है। नॉर्मल एक स्पंज का बॉल लेते हैं, तो स्पंज का बॉल ऐसे सुन के आपको क्या लग रहा है, वो एक रिजिड बॉडी है कि नहीं? तो आपको लग रहा है सर हार्ड नहीं है तो रिजिड नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात, अगर स्पंज का बॉल अगर कहीं रखा हुआ है चुपचाप, तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन समय के साथ ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। उस स्पंज के बॉल को अगर मैंने यहाँ से छोड़ा तो जितनी देर वो हवा में है, क्या लग रहा है आपको उसके बीच के उसके अंदर के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ या घट रहा है क्या? तो जितनी देर वो हवा में है उतनी देर वो रिजिड बॉडी है। लेकिन जब वो टकराएगा तो आपको भी पता है कि वो दबेगा, डिफॉर्मेशन होगा, फिर रिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद उछल जाएगा। बोलो, तो क्या स्पंज का बॉल रिजिड बॉडी है? हाँ भी और ना भी। कहाँ हाँ? तो जब वो हवा में था तो रिजिड बॉडी था, लेकिन जिस समय वो टकरा रहा था उस समय वो रिजिड बॉडी नहीं है। क्लियर है? फिर जब वापस उछल जाएगा एक बार फिर से रिजिड बॉडी हो जाएगा। तो रिजिड होना सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, और इसका डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, क्या बोलिए? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम डजंट चेंज विथ, अगर ये समय के साथ नहीं बदल रहा है तो हम कहते हैं कि वो एक रिजिड बॉडी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मोशन की। तो बाबू मोशन मेनली हम तीन टाइप का देखते हैं, जिसमें पहला होता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, मेरे ख्याल से नाम तो सुना ही होगा। अगला होता है प्योर रोटेशनल मोशन, और एक है आपका कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में ना ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक जगह से
दूसरे जगह जाएगा, उसमें आपको रोटेशन वाला कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ऐसा चल रहा हूँ तो बताओ ये मेरा कौन सा मोशन है। हालांकि इसके नीचे मत जाना, इसके नीचे वाला मत देखना, खाली इसके ऊपर वाला देखना और बताना कि ये जो मेरा मोशन है वो कैसा है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। ये मेरा मोशन कैसा है बताओ, ये कैसा है, ये प्योर रोटेशनल मोशन है। और कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल देख के ही समझ में आ जाएगा कि मेरा रोटेशन भी हो रहा होगा और मेरा ट्रांसलेशन भी हो रहा होगा। देख रहे हो, मैं वहां से यहाँ आ भी गया और साथ में मैंने 3 चक्कर भी लगा लिया, तो वो था आपका कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर यहाँ से वहां जाता है, ये इसका कौन सा मोशन है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, और इससे पहले तक जितना मोशन हमने पढ़ा है ना वो सब ट्रांसलेशनल नहीं था। ठीक है, बताइए ये कौन सा मोशन है, ये इसका प्योर रोटेशनल मोशन है। चलिए प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में कुछ चीजें मैं बता देता हूं। हालांकि इस पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है डिटेल में ना। प्योर रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे जो हमारा पंखा होता है उसका क्या हो रहा होता है जब वो चल रहा होता है, तो रोटेशनल मोशन और एकदम प्योर रोटेशनल मोशन। ऐसा थोड़े कि अभी पंखा तुमको यहाँ दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद वहां चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है, जैसे लट्टू जो होता है, लट्टू जब हम लोग नचाते हैं, अरे वो धागा बांध के ऐसा नहीं करते हैं, तो लट्टू भी 2 टाइप का नाचता है। एक तो एक ही जगह नाचते रहेगा और एक नाचते नाचते इधर उधर भी जाता है। तो अगर नाचते नाचते इधर उधर जा रहा है तो वो प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है, उसमें कॉम्बाइंड इफेक्ट आ गया है, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी आ गया है कि नहीं। प्योर रोटेशनल मोशन में वो एक ही जगह पे रोटेट करता हुआ आपको दिखेगा और ऑब्जेक्ट के अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी, उन सारे पार्टिकल्स का होता है सर्कुलर मोशन। क्या होता है, आप चलिए इसके ग्लव्स का कोई एक पॉइंट लीजिए, आप देखिए, मैं भाग गया देखिए इसका क्या हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है? अरे बोलो, आप इसका चलिए कान ले लिया जाए, कान का भी बताइए क्या हो रहा है, कान का भी ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है कि नहीं? जूते का कोई पॉइंट ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसका भी क्या हो रहा है, ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं? इसके बेल्ट का चलिए कोई पॉइंट ले लेते हैं, बताइए इसका भी क्या हो रहा है, तो इसका भी तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। मतलब इसकी बॉडी के जितने भी पॉइंट्स है ना, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। अच्छा, सारे सर्कल का रेडियस सेम होगा क्या? नहीं सेम होगा। अगर मैं ग्लव्स की बात करूं तो देख रहा हूं बड़ा सा सर्कल बन रहा है, कान की बात करूं तो छोटा सा सर्कल बन रहा है, ये थोड़ा सा मतलब बेल्ट के रेस्पेक्ट में तो बड़ा ही है, अरे है कि नहीं? तो ये सब डिपेंड करेगा कि आप वो पॉइंट कहाँ लेते हैं। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ की, तो ये बड़ा सा सर्कल बनेगा, लेकिन अगर मेरे कंधे का कोई पॉइंट लीजिएगा तो वो छोटा सा सर्कल बनाएगा। लेकिन एक बात है, ये जितने सारे सर्कल्स होंगे ना वो पैरेलल प्लेन्स में होंगे। पैरेलल प्लेन का मतलब हुआ कि ये जो सर्कल बना है वो कैसा बना है, हॉरिजॉन्टल बना है, तो ये वाला भी कैसा होगा, बड़ा होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा करने लगेगा। तो अगर एक सर्कल ऐसा बना है तो दूसरा भी ऐसा ही बनेगा, तीसरा भी ऐसा ही बनेगा, चौथा भी। ये सारा प्लेन जो होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, ये जितने सारे सर्कल्स बने हैं ना, उन सब का जो सेंटर है आप देखिएगा एक ही लाइन पर आएगा। आप बताइए, इस सर्कल का सेंटर यहाँ है तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ होगा कि नहीं? इसका भी सेंटर यहाँ होगा, इस सर्कल का भी सेंटर यहाँ होगा, और इन सारे पॉइंट्स को मिला दे तो हमको एक लाइन मिलेगा। इस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका प्योर कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। एक बार फिर से बताइए, इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका हो रहा होता है सर्कुलर मोशन। सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और सारे सर्कल्स सेम प्लेन में होते हैं। अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो सब हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। बोलो ना। अब यही आदमी मान लो लौटाने लगे, समझ रहे हो? हाँ, तो उस केस में सारा का सारा जो सर्कल होगा वो वर्टिकल ना हो जाएगा, ऐसा ना हो जाएगा। तो अगर एक सर्कल हॉरिजॉन्टल है, सब सर्कल हॉरिजॉन्टल होगा। सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही लाइन पर आएगा और उसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्योर, बोलिए, रोटेशनल मोशन। अच्छा, अगर मान लीजिए नाचते नाचते अगर ये आगे बढ़ने लगे तो इसको क्या बोला जाएगा? ये है आपका कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इसमें क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स है वो सर्कुलर मोशन तो कर रहे होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद मूव करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर खुद मूव करे
तो हम बोलेंगे कि इसके पास ट्रांसलेशनल इफेक्ट भी है। हो गया ये कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर है? चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको बताना है कि ये कौन सा टाइप का मोशन है। एक किताब है ऐसी, अब ये किताब यहाँ से चल के वहाँ पहुँच गया, कौन सा मोशन था? प्योर ट्रांसलेशनल था, प्योर रोटेशनल था कि कॉम्बाइंड वाला था? तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन था। चलिए शायद हो सकता है सही है आप लोग। चलिए एक और बताइए, ये बताइए इसका क्या हो रहा है, ये क्या है? अच्छा तुम सिचुएशन समझ पाए हो क्या हो रहा है? पहला वाला सिचुएशन ऐसा था, पहला वाला सिचुएशन ऐसा था, ये वाला था, ये वाला था। दूसरा वाला सिचुएशन ऐसा है, ये है बाबू। हाँ तो आपको बताना है कि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन है कि कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल है? हाथ उठा के बताओ कितने लोग प्योर ट्रांसलेशन पे अड़े हुए हैं। अच्छा, और कितने लोग इसका रीजन देंगे? ये प्योर ट्रांसलेशनल है? रीजन दोगे? अच्छा ठीक है मैं पूछूंगा। और कितने लोग बोल रहे हैं कि सर ये कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है? कितने लोग बोल रहे हैं प्योर रोटेशनल मोशन है? हाँ क्या बोल रही हो? का जाने। अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ बोलो बोलो, तुम बता। हाँ रोटेट नहीं कर रहा है, सर्कुलर मोशन ये नहीं कर रहा है, अपने एक्सिस पे नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा, पहले एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये भी एक किताब है और इसका मोशन थोड़ा इस टाइप का है, ये देखो ऐसा ऐसा करता हुआ जा रहा है, डांस करता हुआ। कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल है, प्योर रोटेशनल है कि प्योर ट्रांसलेशनल है? अच्छा ये भी प्योर ट्रांसलेशनल है, माने ये तीनों एग्जांपल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का था। क्या बात करते हो तुम लोग। सही जवाब बताऊं? इसका सही जवाब है, इसका प्योर ट्रांसलेशनल मोशन था, लेकिन इन दोनों का भी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, तीनों प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। और पहचानने का तरीका बड़ा सिंपल है, मैं बताता हूं। पेन दीजिएगा। आप ऑब्जेक्ट के ऊपर ना कहीं भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। चलिए एक पॉइंट मैंने यहां कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट जहां मन करे तुम कर सकते हो, चलो यहां कर लिया, सही है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ऐसा मान लीजिए, सीधा नहीं है लेकिन आप इसको सीधा मानिएगा, मान लीजिएगा सीधा है ना, मैंने स्केल से थोड़े खींचा है, सीधा लाइन आप इसको मान लीजिएगा। अब अगर मोशन के दौरान इस लाइन में आपको रोटेशन दिखे तो बाबू रोटेशन कैसे दिखेगा? रोटेशन एक एंगुलर फेनोमेना है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, ये मेरा कौन सा मोशन हुआ? यहां था, मैं ऐसे हो गया, कौन सा मोशन हुआ? तो मैंने पूछा कि बताओ मेरा कितना मोशन हुआ है, तो क्या 4 मीटर 5 मीटर बताओगे? तुम एंगल से ना बताओगे। तो रोटेशनल इफेक्ट एंगल्स में देखा जाता है कि वो रोटेट करता है कि नहीं। तो हमको ये देखना होगा कि किसी भी रेफरेंस लाइन से, और ना दिया रहे तो हमेशा रेफरेंस लाइन हम लोग किसको मानते हैं? एक्स एक्सिस को मान लेंगे। किसी भी रेफरेंस लाइन से अगर इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल समय के साथ घट, या जैसे मान लो ये ऐसा हो गया, तो बताओ एंगल घट ना गया? अरे इस लाइन का इसके साथ एंगल घट ना गया। अच्छा मान लो ये ऐसा हो गया तो ये एंगल बढ़ गया। तो अगर ये एंगल घट या बढ़ रहा है तब बोलेंगे कि इसमें रोटेशन है, अदरवाइज रोटेशन नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि रोटेशन है कि नहीं। पेन ले लेना बाद में तुम, ठीक है? चाहे ले ही लो, बेचारी उदास हो गई, लो। हाँ आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं ए बी, और दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, रेफरेंस लाइन हम लोग किसको लेंगे? एक्स एक्सिस को ले लिया जाए, और एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? अगर इस थीटा में बदलाव दिखा आपको तब मानिएगा कि इसमें रोटेशनल इफेक्ट है, अदरवाइज इसमें सिर्फ क्या है? ट्रांसलेशन है। आप बताइए कि क्या वो एंगल आपको बदलता हुआ दिख रहा है? नहीं बदलता हुआ दिख रहा है। और ये आपको पहले से पता था कि इसका प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। इसको थोड़ा सा देखिए, इसमें भी अगर हमने वो 2 पॉइंट्स दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचा, और अगर एक्स एक्सिस के साथ अगर वो थीटा एंगल बना रहा है, आप बताइए इसके मोशन के दौरान क्या ये एंगल आपको बदलता हुआ दिख रहा है? ये एंगल तो नहीं ना दिख रहा है। शुरू में अगर 30 डिग्री था तो बाद में भी कहीं भी, 1 मिनट रुकिए, बाद में ये कहीं भी देखोगे तो कितना होगा? ये 38 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि
कि दिखने में भले किसी से पूछोगे तो वो बोल देगा कि हाँ इसमें रोटेशन है, लेकिन इसमें कोई रोटेशन, ये भी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। सही है। और सिमिलरली अगर तुम इसको भी देखोगे तो इसमें भी 2 पॉइंट लेके और उसको मिलाते हुए लाइन खींचोगे, और अगर वो एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, जरूरी नहीं है कि मतलब हम एक्स एक्सिस के साथ ही देखेंगे, हम वाई एक्सिस के साथ भी देखते तभी तो ये एंगल नहीं बदलता है, हम जेड एक्सिस के साथ देखते तभी तो ये एंगल नहीं बदलता है। अब तो उस केस में अगर ये मूव करेगा तो क्या वो एंगल आपको बदलता हुआ नहीं ना दिख रहा है? इसका मतलब ये भी एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में कहा जा रहा है कि इफ एंगल बिटवीन क्या रेफरेंस लाइन, और इस केस में रेफरेंस लाइन हम लोगों ने किसको लिया है? एक्स एक्सिस को ले लिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ले लिया है। एंड द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लेके उसको ज्वाइन कर दीजिए। अगर उस लाइन और रेफरेंस लाइन के बीच में एंगल चेंज नहीं करता है, डजंट चेंज विद टाइम ड्यूरिंग द मोशन इज सेड टू बी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है? सिंपल तरीका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 करते हुए मान लीजिए आखिरी पॉइंट कौन सा है? एन है, और ये एन कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 1 लाख 1 करोड़, है कि नहीं? और इसी में कहीं सेंटर ऑफ मास भी तो होगा। याद रखिएगा इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास का भी खूब यूज आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि अब हम लोग रिजिड बॉडी देख रहे हैं और बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और जब बहुत सारे पॉइंट्स होने लगे तो सेंटर ऑफ मास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसका मैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कराना चाहता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ से चल के वहाँ जाएगा। इसको मैंने यहाँ इसलिए रखा है ताकि ये इनिशियल पोजीशन को दिखा सके, और वो हो गया आपका फाइनल पोजीशन। t = 0 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, और t = t पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा। अब देखिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जितने भी लीनियर पैरामीटर्स होते हैं, लीनियर पैरामीटर का मतलब हुआ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये सब सेम होगा, और ये तो दिखेगा भी आपको। मैं पूछूं कि पॉइंट नंबर 1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो बाबू इतना ही ना हुआ है। इसको अगर हम लोग S1 बोल दें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट नंबर 1 अगर उतना हुआ है, तो पॉइंट नंबर 2 का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है। आप बताइए दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? एकदम बराबर होगा। हो ही नहीं सकता है कि इसमें रोटेशन ना हुआ हो, अरे बोलो, और एक का डिस्प्लेसमेंट दूसरे से ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इसका तो मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का सेपरेशन तब या तो घट जाएगा नहीं तो बढ़ जाएगा। जैसा ये 2 मीटर आगे बढ़ गया, ये 1.5 मीटर आगे गया, तो क्या मतलब हुआ? बीच का सेपरेशन आधा मीटर बढ़ नहीं गया है। तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो एकदम कंफर्म है कि जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, और बाबू उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस nth पार्टिकल का भी तो होगा। अरे यार, मैं बचपन में ड्राइंग में भी सबसे हाईएस्ट नंबर लेके आता था। क्या बात करते हो तुम हैं? इसको अगर हम लोग S2 बोले, कैसे सर? तुमको मेरे ड्राइंग पे डाउट है क्या? अच्छा, किसी दिन चैलेंज लगाना तुम मुझसे, समझे ना? अभी समय नहीं है, देख लेते। उसको क्या हो गया है? हैं? सर दर्द कर रहा है? चलो देखो इधर, चलिए बदतमीजी नहीं करिए, इधर देखिए। तो मैं कह रहा था कि इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग SN ले लें और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना ले लें, अगर हम लोग SCM ले लें, तो ये सब आपस में बराबर होगा। हम लोग बोलेंगे कि S1 बराबर S2 बराबर S3, और करते करते हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे, और ये बिल्कुल बराबर होगा SCM के, सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट के। ना सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, बल्कि अगर हम वेलोसिटी की भी बात करें तो इसकी वेलोसिटी को अगर हम V1 बोलते हैं, इसकी वेलोसिटी को VCM, और इसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ये भी आपस में बराबर होगा। अगर ये मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऑब्वियसली इसको भी 5 मीटर पर सेकंड से जाना होगा। अगर ये तेज जा रहा है, ये धीरे जाने लगे, तब तो बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर ये धीरे जा रहा है, ये तेज जाने लगे, तो बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। पीछे वाला अगर फास्ट हो जाए तो बीच का डिस्टेंस कम नहीं होगा। जबकि अगर ये रिजिड बॉडी है तो बीच के डिस्टेंस को ना बढ़ना है और ना घटना है। सही है? इसका मतलब हुआ इनकी वेलोसिटीज भी बराबर होगी, V1 बराबर V2 बराबर
v3 करते करते कहाँ तक जाएंगे, vn तक, और ये हो जाएगा आपका vcm के बराबर। क्लियर है? चलिए, अब जब डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, एक्सेलरेशन बराबर हो गया, सॉरी वेलोसिटी बराबर हो गई, तो एक्सेलरेशन भी तो बराबर होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिस रेट से v1 बदल रहा है उसी रेट से v2 को भी बदलना होगा, तब ना किसी भी इंस्टेंट पे v1 और v2 बराबर हो पाएगा, तो एक्सेलरेशन भी बराबर होगा। तो a1 बराबर क्या होगा बोलिए, a2 बराबर a3, और करते करते हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे, an तक, और ये बिल्कुल बराबर होगा acm ना। तो सुनिएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इससे पहले हमने जो भी मोशन पढ़ा है वो सब प्योर ट्रांसलेशन था, इसलिए क्योंकि हम लोग ये बात नहीं करते थे कि कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी। जैसे मैं बोलता था कि एक कार है जो इतना वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप पूछते थे क्या कि कार के कौन से पॉइंट की वेलोसिटी आप बता रहे हैं? पूरे कार की वेलोसिटी हो गई, यानी उसके हर पॉइंट की वही वेलोसिटी होगी, और हर पॉइंट की वेलोसिटी अगर सेम हो जाए, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर सेम हो जाए, तो वो कौन सा मोशन होता है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ठीक है, देख लीजिए ना, किताब में लिखा हुआ होगा, लिखा है, बोलो हाँ। हाँ चलो ठीक है, करेंगे प्योर रोटेशनल मोशन की, और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म क्या, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब के सब क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे इन पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स का मतलब समझ रहे हो? अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा तो दूसरा भी उसी प्लेन में, तीसरा भी उसी प्लेन में, भले रेडियस किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। ठीक है, द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स लाई ऑन, क्या हो रहा है? द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स, जितने भी सर्कल होंगे उन सब का जो सेंटर होगा वो, अरे बोलो, वो एक ही लाइन पर होगा, जिसको क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये भी बोल रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। हाँ, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन सबका कहाँ हो रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा था, वर्टिकल था। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन सर्कुलर मोशन के प्लेन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ। अच्छा, एक और चीज है, थोड़ा सा एक प्योर रोटेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इस पेन को मैंने यहाँ से रोटेट करके यहाँ किया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो आपको ये बताना है कि ये प्योर रोटेशनल मोशन है कि नहीं। अरे पेन आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं थोड़े गया है, वहीं पे है, बस रोटेट कर गया है। पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अभी ये वर्टिकल हो गया है, प्योर रोटेशनल मोशन ही ना है। बताइए एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा? रुकिए एक मिनट, मैं ड्रॉ करता हूं। ये मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, बोलो जल्दी, और मान लो कि रोटेट करके ये पहुंच गया यहाँ पे, तो ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। लगभग लंबाई बराबर लग रहा है क्या? चलो चलेगा, ऐसा पहुंच गया। ये t इक्वल टू 0 की कहानी है, और t इक्वल टू t पे मान लो वो कुछ यहाँ पहुंच गया। तो तुमको बताना है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, कैसा दिखता होगा वो, माने किधर होगा, इशारा करके कुछ बताइए। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा होगा? हाँ, तो सुनिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट 1 ले लूँ, बोलो ना, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट 2 ले लूँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं सेंटर ऑफ मास ले लूँ, तो बाबू 1 पॉइंट का जो मोशन होगा ऑब्वियसली सर्कुलर ही ना होगा, वो सर्कुलर मोशन करके यहाँ पहुंचा होगा। सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर मोशन करके यहाँ पहुंचा, हालांकि पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पाथ तो सर्कुलर ही ना है। और सेकंड पार्टिकल भी यहाँ पहुंचा होगा इस तरीके से। अब आप बताइए ना, इन सारे सर्कल्स का सेंटर यही पे ना होगा? अरे अगर कंप्लीट किया जाए तो सेंटर यही पे ना आएगा, बोलो। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो सेंटर से होके पास करता है और प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर सर्कुलर प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन में ना है, अरे यार, अगर सर्कल ऐसा बन रहा है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा ही ना होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल। ऐसा कहने को लिए तो हम लोग n पार्टिकल इसमें ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कचरा हो जाएगा, इसीलिए 2 ही पार्टिकल मैंने लिया, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब बताइए
क्या इन सब का लीनियर डिस्प्लेसमेंट फिर से बराबर है क्या? क्यों इसको यार इतना भारी बना के तुम लोग इसको देख रहे हो? है? इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबका बराबर है? फर्स्ट पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेकंड का भी उतना ही हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो ये ना रहा। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है, या आप उसका मीनिंग समझिए कि आप इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से सीधे सीधे मिला दीजिए। अरे तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना सा हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना सा हुआ है, तो हम नहीं बोलेंगे कि S1 बराबर S2। वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, इधर नहीं होता है। क्या लग रहा है, लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड बराबर होगी क्या? जिस वेलोसिटी या जिस स्पीड से ये चला होगा से ये भी चला होगा? बोलो ना, क्यों नहीं चला होगा? क्योंकि सेम टाइम में इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना और इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना। आप समझ रहे हैं? हाँ, अभी सुनिए, ऐसा है कहानी कि मान लीजिए गांव में दौरी होता है, समझते हो ना? दौरी नहीं समझते हैं? हाँ, अरे ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिए हैं, उसको याद है। तो दौरी में क्या होता है ना कि खूंटा होता है, खूंटा ही ना बोला जाता है उसको, हाँ ठीक है। और उसमें क्या होता है, जैसे अभी तो क्या है कि, अच्छा दौरी पहले मैं बता दूं, कितने लोग समझ रहे होंगे कि कितने लोगों को समझ में आता है दौरी क्या होता है? वाह वाह रे इंग्लैंडियो हाथ गिरा लो। छठ घाट में जो लेके जाया जाता है दौरा, दौरा की बीबी दौरी अच्छा, मैं अभी क्या है ना कि खेत से धान और गेहूं का वो जो फसल काट के लाया जाता है बोझा के रूप में होता है, उसको जमीन पे बिछा दिया जाता है और उस पर अभी के हिसाब से देखोगे तो ट्रैक्टर चलाया जाता है कि नहीं? ट्रैक्टर चलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उस फसल में से धान और गेहूं का जो दाना है वो गिर जाता है ड्यू टू इनर्सिया। उसका भी रीजन इनर्सिया ही होता है, वो टूट टूट के गिर जाता है। चाहे अभी तो क्या है कि गाँव में जाओगे तो रोड पर बिछा देता है सब, कि तुम बाइक से या साइकिल से जाओगे, हाँ तो वो उसको कुचलते हुए जाओगे तो उसका काम भी हो जाएगा, है कि नहीं? पुराने जमाने में जैसे आज से 15 साल पहले ट्रैक्टर इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। जो बहुत अमीर लोग होते थे वही उसको अफोर्ड कर पाते थे। तो उस समय क्या होता था ना कि खूंटा होता था, अब क्या करते थे कि यहाँ से लेकर 4-5 को बैल बांध देते थे, समझ रहे हो? और उन बैल को हाँका जाता था, तो वो सारे बैल जो हैं, अभी आप समझिएगा ना कि ये खूंटा है और छोड़ो हटाओ, तुम आदमी ही समझ लो, मान लो आदमी है, देखिए प्लीज समझ लीजिए ये खूंटा है और आप समझिए ना कि यहाँ से लेकर वहां 3-4 को आदमी हाथ पकड़ के खड़ा है। और देखो इन लोगों को ना ऑब्वियसली यहाँ से फिक्स ना है, तो इन लोगों को क्या करना होता है? रोटेट करना होता है। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि जो आदमी एकदम नजदीक है उसको अगर यहाँ से वहां जाना है तो बाबू एक कदम में वो यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन तुम इमेजिन करो कि 5वां आदमी जो होगा, आप समझ रहे हैं? अब उतने ही देर में, जितने देर में इस आदमी को यहाँ से वहां जाना पड़ा है, उतने ही देर में उस आदमी को वहां से वहां न जाना पड़ेगा। तो आपको नहीं लग रहा उसको बहुत तेजी से दौड़ के जाना पड़ेगा? अरे तब ना, अभी का सिचुएशन अगर ऐसा है तो थोड़ी देर बाद का जो सिचुएशन होगा वो ऐसा होगा। अरे बोलिए ना। हाँ, तो क्या आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि सबकी स्पीड सेम? सबसे कम स्पीड किसका होगा? जो यहाँ है, ऐसा एक बार करेगा खट खट। लेकिन जो आदमी यहाँ है, मान लो यहाँ था, जो यहाँ था, उसको अब वहां ना जाना है, वो बेचारे को थोड़ा दौड़ के जाना पड़ेगा। इसका तो और हालत खराब होगा। तो इसमें भी होता है, बैल जो होते हैं ना, सब सेम टाइप के फुर्तीले नहीं होते हैं तो जो थोड़ा सा स्लो होता है, तो किसान पहचानता है कि कौन सा बैल स्लो है। जो स्लो होता है उसको सबसे साइड में, और जो ज्यादा फुर्तीला होता है उसको सबसे लास्ट में बांधा जाता है, ताकि पूरा रोटेशन बढ़िया से होता है।
बढ़ता रहे, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ रहे हैं, कॉमन सेंस वाली बात है कि जितने टाइम में इसको यहाँ से यहाँ जाना है उतने ही टाइम में इसको जाना है। तो ये तो बेचारे से खट 3-4 कदम में पहुंच जाएगा, लेकिन इसको तो ऐसा ना करना पड़ेगा। तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी सेम नहीं है, वेलोसिटी भी सेम नहीं है, एक्सेलरेशन भी सेम नहीं होगा। तो आखिर इस केस में सेम होता क्या है? हो गया। तो इस केस में सेम होता है एंगुलर पैरामीटर्स। क्या सेम होते हैं? सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, सबका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। और ये भी आसानी से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा ना है, अरे तो थोड़ी देर के बाद ये यहां पहुंचा, तो बताओ ना कितना रोटेशन हुआ इसमें, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। रोटेशन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, अरे रोटेशन तो एक घटना ना है, फिजिकल क्वांटिटी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री हुआ है तो बाबू सेंटर ऑफ मास पहुंचा है यहाँ, अरे बोलो सेकेंड पार्टिकल पहुंचा है यहाँ। तो आपको नहीं लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास का भी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? इस सेकेंड पार्टिकल का भी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा से नोट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि θ1 बराबर θ2 सो ऑन करते करते हम लोग कहां तक जा सकते हैं? θn तक जाइए, चाहे θcm लिखिए। बोलिए, प्योर रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, चाहे एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा। अब मान लीजिए कि ये घटना 1 सेकंड में घटी है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी 90 डिग्री पर सेकेंड, इसकी भी होगी 1 सेकंड में, इसको भी आना है। अब ऐसा ना कि ये 1 सेकंड में पहुंच जाए, 2 सेकंड में आए, अगर ऐसा होगा तो ये पहुंच जाएगा, ये रह जाएगा रास्ते में, दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। जा तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ना घटना नहीं है, तो जितनी देर में ये यहाँ आएगा उतनी ही देर में इसको यहाँ आना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि इसका भी एंगुलर वेलोसिटी 90 डिग्री पर सेकंड, तो इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? 90 डिग्री पर सेकंड। तो यहाँ पर सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, और एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये पढ़ा है हम लोगों ने, अरे सर्कुलर मोशन में पढ़ा है मैंने। तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे? ओमेगा n तक। ओमेगा n जाइए और फिर लिख दीजिए ओमेगा cm, ठीक है। चलिए, अब जब दो चीजें सेम होगा ऑब्वियसली एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो α1 बराबर α2 बराबर करते करते कहाँ तक जाएंगे? αn तक जाएंगे, और ये बराबर होगा αcm के। तो बस यही था कि ट्रांसलेशनल मोशन लीनियर पैरामीटर सेम होते हैं, रोटेशनल मोशन में ऑल एंगुलर पैरामीटर सेम होते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑल लीनियर पैरामीटर्स लाइक लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन कर लीजिए, हाँ, ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल्स आर क्या? सेम। एंड इन प्योर रोटेशनल मोशन ऑल एंगुलर पैरामीटर्स, सारे एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब सेम होंगे। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो? ठीक। कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। एक्चुअली अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, अभी पढ़ना है डिटेल में इन सब चीज़ों को। तो कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जो कि रोटेशन के सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म क्या? सर्कुलर मोशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो कर रहे होंगे, लेकिन वो एक्सिस खुद भी मूव कर रहा होगा ना। तो ये तो एग्जांपल हमने हालांकि पहले ही देखा, क्या था ये? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन था। ये क्या था? प्योर, और यही ना था एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर वो फिर उधर जाने लगे ऐसा नाचते हुए, तो ये हो गया कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं जिसमें आपको बताना है कि इस पूरे फोटो में किसका प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, किसका प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, और किसका कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। सिचुएशन ये है कि एक कार है जो अभी मूव करेगा, और ये बंधा हुआ है एक पुली से। कैसे बंधा हुआ है? अब पुली में धागा लपेटा हुआ है, तो मतलब समझ रहे हो ना, ये कार जब आगे जाएगा तो ये पुली क्या होगा? घूमेगा, तब ना इसमें से धागा निकलेगा। तो ये सिचुएशन है, कार जा रहा है इस तरीके से, आपको बताना है। अब उसको जाने दो, चला गया, फिर से भेजू क्या उसको? फिर से जाओ, ठीक है। आपको बाबू बताना है कि इस सिचुएशन में हो गया,
अब बताना है फोटो, अभी फोटो खींच के मैंने सामने रखा है इसका, कौन सा पार्ट था जिसका प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा था? किसका? पूरे फोटो में किसका? इसका प्योर रोटेशनल मोशन, खाली रोटेट कर रहा था भाई, वेरी गुड। बोल सकते हैं कि इसका हो रहा है क्या, बताइए? प्योर रोटेशनल मोशन। वो कौन सा पार्ट है जिसका प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है? कार का? पूरे कार का? नहीं नहीं, पूरे कार का नहीं, कार के सिर्फ बॉडी का। ये जो बॉडी आपको दिख रहा है इसका प्योर ट्रांस, क्योंकि बाबू अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच लें और हम हॉरिजॉन्टल से एंगल अभी थीटा देखें, थोड़ी देर के बाद ये कार थोड़ा आगे होगा, तभी एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। तो कार की बॉडी का। हाँ, एक और बात है, कहीं गड्ढा गुढ़ी नहीं आना चाहिए, मैंने गड्ढा वगैरह, तो गड्ढा आएगा तो क्या होगा? ऐसा ऐसा करने लगता है ना, ऐसा ऐसा करने लगा, अरे तो गड्ढा होगा तो क्या होगा? अगला चक्का चल गया नीचे, पिछला चक्का ऊपर रहेगा, तो तुमको नहीं लग रहा ये थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा? तो जहां गड्ढा है वहां हल्का सा इसमें रोटेशनल इफेक्ट भी आ जाएगा। अगर एकदम स्मूथ रोड है ना बाबू, तो उस केस में हाँ, कार की बॉडी का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। वो कौन सा पार्ट है इस पूरे फोटो का जिसका कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल? चक्का का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारे पॉइंट चक्का के अबाउट रोटेट भी कर रहे हैं और खुद ये जो एक्सिस है वो आगे बढ़ भी रहा है। क्लियर है? चलो ठीक है, बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्योर रोटेटिंग बॉडी। मेरे ख्याल से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? समझने की कोशिश करोगे? जल्दी जल्दी बताऊं? हाँ, एक चीज लेकिन तुमको याद दिला दूं कि ये हम लोगों ने पढ़ा था, इधर ही कहीं बताता हूं मैं, कि अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? रेडियस आर है, बोलो बाबू, स्पीड कितनी है? v स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? तो आपको याद है v इज इक्वल टू आया था r इंटू ओमेगा? नहीं याद है? v बराबर, मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे भी मिलेगा। आगे क्या मिलेगा? इवन इसका इस्तेमाल तो हम लोग 12th क्लास में भी करेंगे। v बराबर बोलिए कितना? r इंटू ओमेगा होता है। इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा यहाँ यूज होगा। चलिए हम एक बॉडी ले लेते हैं, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अबाउट हम इसको नचा रहे हैं। आप ऐसा समझिए ना, आलू ले लीजिए, खटारा का डंटी खोस दीजिए और उसको ऐसे ऐसे घुमाइए, तो रोटेट नहीं करेगा वो, ऐसा सिचुएशन है। अब इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स ना होंगे, हो गया ना? इसके अंदर बहुत सारे, एक पार्टिकल मान लो यहाँ है, उसका मास कितना है? और मान लिया जाए कि r1 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल यहाँ है, इसका मास कितना है? बोलो जल्दी। m2 है, और मान लो कि ये, और एक पार्टिकल यहाँ है, उसका मास कितना है? mn ले लिया जाए क्या? आप काहे के लिए 75 को पार्टिकल लें, डायरेक्ट mn मानते हैं। और इसका मास कितना होगा बताइए? अरे इसका मास कितना, सॉरी इसका रेडियस कितना होगा? rn होगा। अब आप बताइए कि इस मोशन के दौरान इन सारे पार्टिकल्स का क्या हो रहा होगा? सर्कुलर मोशन ही ना हो रहा होगा? ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये ऐसे कर रहा होगा, ये जो होगा वो ये ऐसे कर रहा होगा। किसी का सर्कल बड़ा, किसी का छोटा हो सकता है, लेकिन करना तो सबको सर्कुलर मोशन ही है। बोलिए। अब एक और बात है, इसकी जो वेलोसिटी होगी बाबू, वो मान लिया जाए कितनी है? v1 है। इसकी वेलोसिटी मान ली जाए कितनी है? और इसकी वेलोसिटी मान ली जाए कितनी है? v3। ये तुमको समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली दिखाया मैंने इधर है, लेकिन एक्चुअल में इसका वेलोसिटी कहाँ होगा? अरे यार, ये पार्टिकल अगर यहाँ है तो ऐसा है ना सिचुएशन, ये पार्टिकल का अभी उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा? इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा? सब बाहर की तरफ होगा। तो v1 v2 vn, अच्छा इसको vn ना बोलना था, vn कह दिया मैंने। अब अगर बोला जाए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा है। तो बताओ ओमेगा सबका सेम है कि अलग अलग है? ओमेगा सबका सेम है। अगर 1 सेकंड में ये 90 डिग्री रोटेट करेगा तो इसको भी बाबू 1 सेकंड में 90 डिग्री रोटेट, तो इसके ओमेगा 1 ओमेगा 2 वाला झंझट इधर नहीं है। हम पूरे ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कितनी मान सकते हैं? ओमेगा मान सकते हैं। किसी ने कहा कि काइनेटिक एनर्जी बताओ। अरे तो क्या दिक्कत है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, हम सबकी काइनेटिक एनर्जी लिख के जोड़ देंगे। तो आइए सबसे पहले पार्टिकल की हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हम लिखेंगे हाफ m1v। चलिए दूसरे पार्टिकल की बताइए, हाफ m2v2²। nth पार्टिकल की बताइए, हाफ mn/vn²। ये समझ में आया? अच्छा, मैंने कहा रोटेशन में लीनियर वेलोसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो अब हम इन सारी वेलोसिटीज को ना
एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे और हम जानते हैं कि v बराबर होता है r इंटू ओमेगा, तो बाबू v1 बराबर होगा r1 इंटू ओमेगा, v2 बराबर होगा r2 इंटू ओमेगा, vn बराबर होगा rn इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा हाफ m। चलिए r1 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर लिखा जाए, v बराबर r ओमेगा होता है ना, क्या बाबू? अच्छा ठीक है, हाफ m1 v1 की जगह r1 इंटू ओमेगा होगा ना, उसका स्क्वायर प्लस हाफ m2 और ये r2 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ, बोलिए rn इंटू, कोई बात नहीं है, rn इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब इसमें से ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ कॉमन हो जाएगा? क्या कॉमन हो जाएगा? हाफ कॉमन हो गया, क्या बात है, ये देखो हाफ कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। रुको, ओमेगा स्क्वायर मैं कॉमन लूंगा, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों ऐसा मन कर रहा है कि मैं कॉमन लिखूं, उसको बाद में लिखूंगा। तो बताओ क्या तुम्हारा भी ऐसा कर रहा था ना? चलो बताओ, तो अगर कॉमन हो गया हाफ और कॉमन हो गया ओमेगा का स्क्वायर, तो बचा क्या? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, करते करते mn rn का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया। ये तुमको समझ में हुआ क्या? इधर सब में हाफ हाफ था, हाफ को मैंने पहले लिख दिया और सब में ना ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, उसको कॉमन लिखा। मैंने कहाँ लिखा? मैंने सबसे आखिरी में लिखा, तो इसमें बचेगा m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर, ऐसा ठीक है ऐसा। अच्छा यार ये काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाला, ठीक है, लेकिन ये बड़ा ऐसा लंबा चौड़ा अजीब किस्म का आ गया है कि नहीं? जबकि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी आता था वो आता था हाफ m, ऐसा ना आता था। अब इसको अगर हम उससे कंपेयर करें, अभी ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होने वाला है। हाँ, हाफ क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा आखिरी वाला आप कंपेयर करेंगे, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर जा, तो प्योर रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का, ये भी ठीक है। लेकिन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जहां मास आता था, प्योर रोटेशनल मोशन में ये लंबा चौड़ा टर्म आ रहा है। अरे बोलो ना, अगर कंपेयर किया जाए इसमें भी हाफ उसमें भी हाफ, कंपेयर किया जाए इसमें एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, इसमें लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये तो कंपेयर्ड हो पा रहा है। लेकिन वहां जहां मास आता था, यहां वहां ये लंबा चौड़ा टर्म m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हुआ कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये वो चीज है, सुनो, ये वो चीज है जो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जिसका रोल मास प्ले किया करता था। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जिसका रोल, जैसा रोल मास प्ले करता है, प्योर रोटेशनल मोशन में वैसा ही रोल ये पूरा लंबा चौड़ा टर्म प्ले करेगा। तो लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, तो फिर इसको कुछ नाम दिया जाए। इसी को नाम दिया गया वेरी फेमस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या? अब ये टर्म अब आपको खूब मिलेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्योर रोटेटिंग बॉडी हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज नथिंग बट क्या? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हो? देखो मैंने इनर्शिया लिखा ही पढ़ा जा रहा है, तो अगर पढ़ा जा रहा है तो तुम समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बात कर रहे हो? INERTI ये नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक मैंने जो लिखा होगा शायद तुमको नहीं पढ़ाता होगा कि क्या लिख दिए हैं। हाँ, लेकिन आज मैंने ऐसा लिखा है कि आप इसको ढंग से पढ़ पाए, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दिमाग में बस एक बात बैठाइए। क्या बात है? जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में, हाँ, क्योंकि यही से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास प्ले करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही रोल रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा।
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब इस फोटो के हिसाब से फॉर्मूला क्या आ रहा है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर आ रहा है। ये क्लियर है? चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग।